नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर भारती चिन्मय भट्ट आज आपको इस कड़ी में मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप कोई वैद्य की दवा लेते हैं या लेना चाहते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। आयुर्वेद की दवाई लेने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि जिससे आप दवाई ले रहे हैं वो वैद्य है या एलोपैथ डॉक्टर आपको आयुर्वेद की दवा दे रहा है, क्योंकि जो वैद्य होगा वो आपको बराबर दवाई दे सकता है क्योंकि उसी में उसने अभ्यास किया है। अब हम आगे ये सोचे कि कोई वैद्य से आपने दवाई ली और आपने 10-15 दिन में अच्छा होने का सोचा है तो ये गलत बात है। आप जितने महीनों से बीमार हैं ना, उनके जितने सालों की बीमारियों का आप इलाज कराने उसके पास जा रहे हैं तो उतना दिन आपको ध्यान रखना पड़े कि दवाई असर धीरे धीरे करेगी, क्योंकि पुरानी बीमारी लेके आप वैद्य के पास जाते हैं तो आपको धीरज से इलाज करवाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक वैद्य से आप अच्छे नहीं हुए तो तुरंत आप तीसरी व्यक्ति की सलाह पर दूसरे वैद्य के पास चले जाएंगे। तो इस तरह प्रकार यदि आप बार बार डॉक्टर बदली करेंगे तो भी आपको आयुर्वेद की दवाई असर नहीं करती है। इसीलिए बहुत विचार करके वैद्य की दवा शुरू कीजिए और कम से कम आपको यह दवा 3 महीना लेनी ज़रूरी है, क्योंकि पहले महीने वह दवाई आपके अंदर के जो खराब जंतु है यानी कि रोग के जंतु है उसका नाश करती है। धीरे धीरे दूसरे महीने आपके खून को वो साफ करके मजबूत करती है और तीसरे महीने आपके शरीर को स्वास्थ्य देती है। इसीलिए किसी की भी दवाई लीजिए तो कम से कम 3 महीना धीरज रख के दवाई करें यदि सामान्य रोग का इलाज कराना है तो। यदि बहुत गहन रोग है, पैरालिसिस, पोलियो, कैंसर, तो उसमें 1.5 साल भी लग सकता है। अब हम ये सोचें कि आयुर्वेद की दवाई हम ऐसे ही सामान्य रोग के लिए पेपर में पढ़ के या किसी के बोलने से ले लें तो चलता है कि नहीं? चले जरूर, लेकिन आपको उसके ऊपर का लेबल देखना जरूरी है। आयुर्वेद की दवाई यदि आपने बोतल को खोल डाला, उसके बाद यदि पाउडर है तो 3 महीने के बाद उसका गुण कम होने लगता है। वह इतनी इफेक्ट नहीं देगा जितना ताजी दवाई देती है। 3 महीने के बाद उस पाउडर को वापरना नहीं चाहिए। अब रही गोली की बात, तो सादी गोली जिसको टेबलेट कहते हैं तो वो टेबलेट 6 महीना आप ले सकते हैं। 6 महीने के बाद उसके गुण भी कम होने लगते हैं। 12 महीने चलने वाली दवाइयों में है आप घी या तेल जो शुद्ध करते हैं, जिसका उपयोग बहुत से रोग में खाने पीने में किया जाता है, जिसके अंदर दवाइयाँ डाली जाती है, उनका आयुष 12 महीनों से 16 महीने तक का होता है। गूगल वाली जो गोलियां हैं वह भी करीबन आप 12 महीने तक वापर सकते हैं। और आसव अरिष्ट यानी जो लिक्विड आते हैं जिसका प्रयोग पीने में करते हैं, वह जितना पुराना है उतना वो अधिक गुणदायी बनता जाता है। तो आसव वरिष्ठ आप घर में रख सकते हैं और उसको सालों तक उपयोग में ला सकते हैं, बाकायदे उसको अच्छी तरह से बंद करके। अब हम ये सोचें कि इसके सिवा कौन सी दवाई आयुर्वेद में है, तो है भस्म। अब भस्म के बारे में हम सोचे तो भस्म वो एक ऐसी चीज है कि जिसका उपयोग आपको अपने आप नहीं करना चाहिए। योग्य वैद्य की सलाह लेके
उसका उपयोग इसलिए करना चाहिए कि वो कोई भी भस्म है वो सिर्फ मात्रा में दी जाती है। मात्रा का अर्थ है उसका बहुत नाजुक नाप, वो कैसे भी नहीं ले सकते हैं। उसके साथ वैद्य ने आपको जो अनुपान दिया है वह अनुपान का जरूर आचरण करना पड़ता है। खान पान का, सोने का, नीति नियम का और मात्रा लेने के समय का ध्यान रखना पड़ता है। यदि आपको कहा है कि इस दवाई के साथ आपको खट्टाई नहीं खाना है, तो आप सोचेंगे खट्टाई सिर्फ नींबू में ही है। नहीं, दवाई के साथ जो खट्टाई की मनाही की है उसमें आप नींबू नहीं, इमली, कोकम, कोई भी खट्टी चीज, दही, छाछ, कुछ भी नहीं ले सकते। कभी कभी ऐसा करने से वो भस्म जो आपके शरीर में आपको स्वास्थ्य देने के लिए आप ले रहे हैं, कीमती दवा ले रहे हैं, लेकिन उसका रिएक्शन आ सकता है। ऐसे ही भस्मों में एक भस्म का नाम है पारद भस्म। यदि वह खाते समय यदि पालन नहीं किया नीति नियमों का, परहेज नहीं रखा, तो वह पूरे शरीर में फूट के निकलती है। यानी आपके एक एक रोम में वो पीड़ा उत्पन्न कर सकती है और खुजली उत्पन्न कर सकती है, और कभी कभी आपके हाथ पांव ऐसे जगड़ जाते हैं कि आप अच्छे होने के बजाय और बेड में रेस्ट करना पड़ेगा, उठ नहीं सकते हैं। ऐसा रिएक्शन आयुर्वेद की भस्मों के जरिए आ भी सकता है। इसीलिए सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी भी दवाई लेते हैं उनकी आज्ञा का पालन करो, तो आयुर्वेद की दवाई आपको बहुत जल्दी असर करके स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। अब हम इसी बारे में हम सोचे कि भैया मैग्नेट इसमें क्या कर सकता है। तो हम ये कहें कि आपको कोई भी रोग हुआ हो और कहीं भी दर्द है, तो आगे हमने बता दिया है, आज भी बता देते हैं कि प्लस और माइनस चुंबक से यदि आप पेट पर इसको रख के 1 घंटा आराम करेंगे तो आपके पेट के दर्द से लेके डाइजेस्ट सिस्टम और यदि अल्सर जैसी बीमारी है तो भी उसमें वह राहत देता है। अब इसके साथ साथ आप जो भी दवाई लेते हैं उस दवाई को यदि आपने चुंबक के ऊपर रखा और 4-5 घंटा रख के फिर वह दवाई लेंगे तो कोई भी दवाई के गुण में वो अनेक गुनी वृद्धि करता है। यानी आप जल्दी से अच्छे हो सकते हैं और आपकी शक्ति बनाए रखने के लिए भी चुंबक बहुत ही उपयोगी है। तो मित्रों, आज हमने ये जाना कि आयुर्वेद की दवा में भी रिएक्शन हो सकता है, तो फायदे की बजाय आपको रिएक्शन न हो उसके लिए जो भी वैद्य आपको जो अनुपान बताए उसका पालन करें। आज आपको आयुर्वेद किसे कहते हैं उसके बारे में बताऊं। आम जनता में आयुर्वेद का अर्थ सिर्फ झाड़ पत्ती ही माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद एक विशाल शास्त्र है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वेद और पुराण, उनके जरिए ही पूरी संस्कृति हमें प्राप्त होती है। अब वेद को लिया जाए तो उसमें नृत्य कला, संगीत कला, स्वास्थ्य कला और कामशास्त्र, सब चीज़ों का यहाँ पर उल्लेख है। ऐसे कितने भी पुराण और वेद है, उनमें से एक वेद वह है आयुर्वेद। आयुर्वेद का अर्थ सिर्फ आपके रोग को अच्छा करना नहीं है। आयुर्वेद का अर्थ है आयुष्य को जानो, यानी ईश्वर ने जो आपको इतना सुंदर शरीर दिया है तो उसको संभाल के जब तक आयुष्य है उसे स्वस्थ रखो,
उस शास्त्र का नाम है आयुर्वेद शास्त्र। आयुर्वेद शास्त्र के अंदर ही शरीर विज्ञान से लेके हर एक प्रकार के जितने अंग हमारे शरीर के अंदर है, जैसे श्वास नली, पाचन तंत्र, यूरिनरी, फिर हम डाइजेस्ट सिस्टम को लेके, उन हृदय को लेके, हर प्रकार की जो बीमारियां होती है उस हर एक अंग के लिए विस्तृत से विस्तृत वर्णन हजारों साल पहले आयुर्वेद में आपको मिल सकता है। चरक, वाग्भट, पतंजलि इत्यादि महान विद्वानों ने सोना, चांदी, मोती, हीरा, माणिक, उन सब का उन्होंने अच्छे तरह से गहने बनाने में उपयोग नहीं किया था। इसके साथ ही चुंबक यानी लोह, इन सब धातुओं का शोधन मारण करके उनकी भस्म बनाई थी। और भस्म का मतलब है आजकल के इंजेक्शन, यानी भस्म तात्कालिक असर करती है, रोग का निवारण करती है और पुरानी बीमारियों का नाश करती है। अब हम भस्म के बारे में सोचें तो हजारों साल पहले ये चुंबक की भी भस्म बनती थी। अब हम चुंबक की भस्म न करके जो आप लोग जानते हैं उन भस्मों की बात करें तो सुवर्ण भस्म के बारे में आज लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो बहुत शक्ति देती है। और जो भस्म को बराबर नहीं जानते हैं वो आपको ये सलाह भी देंगे कि भस्म लेने से किडनी में स्टोन हो जाता है। लेकिन जो अधूरा ज्ञान है वो जहर के समान होता है। यह भी आप जान लो कि एक कोयले की यदि हम राख बना ले जिसको फूंक मारने से उड़ जाए, क्या वह राख हम इकट्ठी करें? क्या कोई भी वैज्ञानिक तरीके से उसको वापस कोयला बनाया जा सकता है? नहीं। इसी तरह वह ऋषि मुनियों ने हर एक धातु को इतना अग्नि में जलाया और इतनी वनस्पति अंदर डाली कि वह सुवर्ण राख बन जाता है, मोती राख बन जाता है, जो पानी में तैरता है। यानी उसको शास्त्र में कहा गया है कि वारी तर भस्म, फिर 1000 संपुट, करोड़ तक के संपुट दिए जाते हैं। वह तो शास्त्र की बात हुई। हम आपको इतना ही बता है कि हर भस्म में एक अलौकिक गुण हो जाता है। वह गुण से आप अच्छे हो सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं और अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। अब हम सोचें कि आयुर्वेद में और क्या है, तो हम आपको ये बताएं कि आयुर्वेद ने हमारा शरीर किस तरह हम स्वस्थ रखें, उसके उपचार के रूप में हमें ये बताया है कि आप ऋतुओं को समझो। जो कुदरत ने, देश कोई भी हो, हर देश में अलग अलग ऋतुचर्या होती है। जहाँ ज़्यादा ठंडी है तो वहाँ 6 महीने ठंडी रहती है, तो वहाँ उस हिसाब से ऋतुचर्या होती है। हमारे देश में 6 ऋतु है और हम उसको 2-2 में डिवाइड ना करके 1-1 करें तो गर्मी, सर्दी और बरसात। अब गर्मी ने आप धूप में ही काम करते रहोगे तो जरूर बीमार पड़ोगे। यानी अपने आप समझ लो कि गर्मी की ऋतु है तो सर पर कपड़ा बांधो, ठंडे पानी से बार बार मुंह धोया करो, तो आपको गर्मी की जो लू लगती है वो नहीं लगे। इसी तरह सर्दी आई तो सर्दी में आप गर्म कपड़े पहनो और ऐसी चीज़ें ना खाओ कि जिसकी वजह से आपको सर्दी लगे। फिर बारिश की ऋतु है तो उसमें भी आयुर्वेद शास्त्र में कहा है कि बारिश में तुम्हें कैसे रहना चाहिए। ज़्यादा भीगना अच्छा नहीं है, गीले कपड़े पहने नहीं रखना चाहिए। तो ये पूरी बातें एकदम बारीकी से आयुर्वेद में बताई गई है। अब आप ऋतुचर्या का पालन नहीं करो, ऋतु के विपरीत काम करो तो रोग तो होना ही है। तब जाके उस ऋतु में क्या क्या रोग हो सकता है
और उसका निवारण कैसे हो सकता है वह भी आयुर्वेद में दिया है। अब ऋतुचर्या के बाद रोग के बारे में हम सोच सकते हैं कि रोग आता क्यों है और कहां से आता है। तो रोग हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार से आते हैं। एक को कहते हैं आगंतुक रोग, दूसरा है ऋतुजन्य रोग और तीसरा है हमारे खान पान से आता हुआ रोग। इनका भी आयुर्वेद में बहुत ही बड़ा विस्तृत वर्णन है कि आपको किस तरह से खान पान रखना चाहिए। अब खान पान की बात है, आगंतुक रोग को तो कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि कोई भूकंप आ गया, उसमें आप फंस गए तो वहाँ के वातावरण के हिसाब से कुछ न कुछ तो असर होना है। इसी तरह कहीं गए, सुनामी आ गई तो वहाँ जो कचरा है, गंदगी है, उससे कोई ना कोई रोग आ जाता है। तो वह आपकी गलती से आया हुआ रोग नहीं है। ऐसे रोगों को आने वाले रोग यानी अकस्मात आ गए रोग बोला जाता है। अब ऋतुजन्य रोग है तो किस ऋतु में कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, यदि व्यवस्थित रहे तो रोग नहीं होता है। लेकिन संजोगवशात किसी को ठंडी की ऋतु में ही विदेश जाना पड़ा जहाँ पर बहुत ही बारिश है और बर्फ की बारिश है, तो जरूर कुछ न कुछ तो उसको असर होगा ही। इसी तरह अब खान पान की बात देखो तो आप गर्मी में आम खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऋतु का फल ऋतु में ही खाना चाहिए। हर एक ऋतु कुदरत ने हमारी माँ की तरह बनाई है। ऋतु के फल को छोड़कर आपको बारिश की सीजन में किसी के घर आप गए और आप आके बताओ अपने दोस्तों को कि क्या बात है, इतनी बारिश में मेरे दोस्त ने हमको आम का रस पिलाया, तो आपको नहीं पीना चाहिए। वो कॉस्टली जरूर है क्योंकि पैक टिन में आता है, लेकिन जो ऋतु में जो फल है उसके पीछे भी कुदरत की एक इच्छा होती है कि आपको गर्मी में ऐसे फल देंगे कि आपको गर्मी कम लगे, तंदुरुस्ती बनी रहे। सर्दी में भी वैसा ही है और बारिश में भी ऐसा है। तो हमें ऋतु को अनुसरना चाहिए। यदि हम ऋतु का कहना नहीं मानते तो जरूर बीमारी आ सकती है। इसलिए हमें आयुर्वेद को समझना चाहिए। आयुर्वेद का अर्थ फक्त दवाई नहीं है। आप अपने शरीर को समझो और ऐसी कोई दवा नहीं है जो आयुष्य को बढ़ाए। आयुष को समझना है। यदि आयुष्य को बड़े बड़े डॉक्टर समझे और ये बोल दे कि फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो तो मुर्दे को जिंदा कर देता है, तो ये गलत है। कोई भी डॉक्टर आयुष्य नहीं दे सकता, वह सिर्फ आरोग्य दे सकता है, आपका रोग मिटा सकता है, तो आप स्वस्थ रहते हो। यही आयुर्वेद कहता है कि आप अपने आप को समझो, नियम से रहो, व्यसन न करो, तो जरूर आप स्वस्थ रहेंगे। तो मित्रों, इस कड़ी में हमने आयुर्वेद क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। आयुर्वेद शास्त्र तो बहुत विशाल है, हम आपको एक छोटे से एपिसोड में नहीं बता सकते, लेकिन आप सही जानकारी प्राप्त करो, अधूरी नहीं, और इस तरह आयुर्वेद का उपचार करते रहो। मैग्नेट आयुर्वेद का ही अंग है, इसीलिए आगे जाके हम आपको एक एक रोग बताकर जितनी हमारी जानकारी है उस हिसाब से हम आपको जानकारी देंगे। उस रोग क्यों होता है, शास्त्र में उसके बारे में क्या लिखा है, और सामान्य दवाई क्या है, और साथ में चुंबक से उसमें क्या फायदा हो सकता है। आज की कड़ी में आपको कैंसर के बारे में बता दूं। अब कैंसर नाम सुन के ही
प्राय सभी लोग घबरा जाते हैं। शुरू में आज भी किसी को मालूम पड़ जाए कि इसको कैंसर है तो जैसे मृत्यु के सम्मुख खड़ा है ऐसा उनका हाल हो जाता है। सचमुच ऐसा नहीं है। कैंसर के कई प्रकार है और शुरुआत का कैंसर है तो संपूर्ण मिट जाता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिनकी जीभ कट गई है कैंसर में, लेकिन जिंदा है करीब 15 साल से और स्वस्थ जी रहे हैं। हाँ, नली से खा रहे हैं यानी ट्यूब से पी रहे हैं। अब गले का कैंसर है तो उनको भी गले में होल करते हैं और वहां से लिक्विड पी के भी जी रहे हैं 15-20 साल से। कैंसर का अर्थ सिर्फ मर जाना नहीं है, ऑपरेशन हो जाने के बाद अच्छे हो सकते हैं यदि सही समय पर आपने इलाज शुरू किया तो। कैंसर हम देखते हैं 2 प्रकार के। सामान्य रीत से देखें तो एक गांठ के रूप में है और एक खून में होता है यानी ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर वालों को तो हम ब्लड चेंज कराने का एक ही उपाय है, दवाई होती है। उसको टाटा में भेजो या कहीं भी भेजो, उसका इलाज हो सकता है, लेकिन शुरुआत से मालूम पड़ जाए तो। इसी तरह गांठ शरीर के विविध भागों में अलग अलग स्वरूप में हमें नजर आती है। अब हम सर से ले तो बहुत से लोगों को ब्रेन के आजू बाजू में भी कैंसर की छोटी छोटी गांठें हो सकती है। अब ऐसे कैंसर की गांठ ऐसी जगह होती है कि उसका ऑपरेशन लगभग अशक्य होता है या तो बड़ी मुश्किल से होता है। अब इससे आगे हम चले तो जीभ का कैंसर होता है, उसके आगे चले तो गले का भी होता है। खाना बंद धीरे धीरे हो जाता है और गले में गांठ उभर आती है, जीभ पर फुंसियां बन जाती है और वो बढ़ने लगती है। यदि सही समय पर इलाज किया जाए तो वो सरलता से मिटता है। आगे हम चले तो श्वास नली के नीचे फेफड़ों में भी कैंसर की गांठ नजर आती है। ऐसे रोगियों को श्वास लेने में तकलीफ होती है। धीरे धीरे जब उसको असह्य होता है तब जाके चेकिंग कराते हैं कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, और तब मालूम पड़ता है कि कैंसर की गांठ इतनी बढ़ गई है कि फेफड़ों के आजू बाजू उनने अपना डेरा जमा लिया है। इसी तरह पेट में गांठ हुई है तो भी मालूम नहीं पड़ता है, और जब बहुत बढ़ जाए तो वह भी हार्ट तक अपना आसन जमा लेते हैं और तब उसका ऑपरेशन अशक्य होता है, क्योंकि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई हो सकता है कि ऑपरेशन दरमियान हार्ट तक पहुंचे हुए कैंसर के जर्म्स की वजह से वहां से उसको खदेड़ना मुश्किल है, हो सकता है हार्ट डिफेक्ट हो जाए और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। इसी तरह औरतों के लिए गर्भाशय का कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये जानना चाहिए कि हमारे शरीर में कहीं भी कोई भी तकलीफ होती है तो उसका निदान कराना जरूरी है। स्वस्थ शरीर में कुछ नहीं होता है, लेकिन यदि कहीं आपको गांठ नजर आए कहीं भी तो उसको आप नेग्लेक्ट मत करो, कम से कम उसका चेकअप करा लेना जरूरी है। चेकअप कराने से कम आपको मालूम पड़ जाए। चेकअप लोग घबराते हैं, चेकअप नहीं कराना है, क्यों? इसीलिए कि कहीं कैंसर की गांठ निकली तो क्या आप चेकअप नहीं कराओगे? यदि वो कैंसर की गांठ है तो क्या आप चेकअप नहीं कराओ?
तो वो बढ़ना बंद हो जाएगी ना। इससे बेहतर है कि मन को मजबूत करके पहले चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। अब इसी तरह ये गांठ यदि बढ़ती रही तो फिर वो ऑपरेशन डिफिकल्ट हो जाता है और इंसान की जान जा सकती है। इसीलिए कैंसर से डरे बिना गांठ का चेकअप कराना जरूरी है, ब्लड का भी चेकअप कराना जरूरी है। और यदि मालूम पड़ गया कि गर्भाशय में कैंसर है, तो मेरी जानकारी में ऐसी कई औरतें मुझे मिली है कि जो बोलती है अरे गर्भाशय में है ना, होने दो, इतना ब्लीडिंग होता है, फिर भी वो औरतें ऑपरेशन कराने को राजी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको मालूम पड़ा कि आपके शरीर में जो गांठ है वो कैंसर की है, आप कहीं भी इलाज कराओ लेकिन तात्कालिक, क्योंकि हर डॉक्टर आपको चेकअप कराएंगे तो बहुत सी प्रोसीजर से आपको पसार होना पड़ेगा, उसमें काफी समय भी जाता है। लेकिन शुरू से ही यदि आप, जब आपको मालूम पड़ा कि गांठ कैंसर की है, मिट सकती है, तब आप जिसे अच्छा नहीं समझते हैं, ऐसा गौमूत्र बहुत ही अच्छा उपचार है। ताजा गौमूत्र, यदि अच्छी गाय का, स्वस्थ गाय का मूत्र होना चाहिए, वो आप दिन में 3 बार पी सकते हैं। इसके अलावा त्रिफला, उसका जूस भी मिलता है, वह भी आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये क्योंकि आपका शरीर में जो गांठ है उसकी वजह से आपका शरीर वीक होने लगेगा, तो आपके शरीर को पहले तो स्वस्थ रखना जरूरी होगा। यानी आप शक्ति की दवाई खाएंगे, जैसे शतावरी है, अश्वगंधा, वैसा उपयोग होना जरूरी है। अब ये सामान्य दवाई यदि आप चालू कर देंगे तो आपको वह गांठ को इलाज करने में सरलता रहेगी, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और उससे पहले मन को स्वस्थ रखो कि हर कैंसर जानलेवा नहीं होता। अब हम इसी चीज को चुंबक के जरिए बताएं तो हमारे देश में चुंबक चिकित्सा को अभी भी इतना नहीं अपनाया गया, जबकि विदेश में कई डॉक्टरों ने चुंबक से कैंसर पेशेंटों का इलाज किया है। हमने भी किया है, लेकिन उसी का जो हमारे पास आते हैं। आप भी अपने पास चुंबक है, इर्द गिर्द में भी किसी को कैंसर है तो आप उसको मदद कर सकते हैं। ये जो चुंबक का सेट है, इससे भी बड़े सेट आते हैं कैंसर के लिए। इससे बड़े यानी कि डबल, इसको हम डबल कर दें तो ऐसा एक सेट जैसे 2 सेट लेने चाहिए। विदेश में इसका रिसर्च किया है, आयुर्वेद में भी इसको पृथ्वी पर का अमृत कहा है। तो ऐसे ही तो नहीं कहा होगा कि चुंबक पृथ्वी पर का अमृत है, क्योंकि वो पुरानी से पुरानी और बड़ी से बड़ी बीमारी भी मिटाता है। अब हम देखें कि ये चुंबक जिसका एक रेंज होता है, वह जो पावर है, वो रेंज के पावर के अंदर कोई भी रोग के जंतु जीवित नहीं रह सकते हैं, ऐसा विदेश में रिसर्च हुआ है। इस चुंबक के उपयोग से जो जर्म्स आगे बढ़ रहे हैं, तो गांठ के ऊपर लगाने से गांठ के इर्द गिर्द उनकी जो शाखाएं बढ़ती है, इसको चुंबक धीरे धीरे वह जंतुओं को मार देता है। यदि गांठ कंट्रोल में आ जाती है तो उसका ऑपरेशन भी हो सकता है, और चुंबक का इलाज करने से वह गांठ धीरे धीरे छोटी होती जाती है। ऐसा विदेशों में रिसर्च हुआ है, और कई डॉक्टर तो ऐसे हैं जो सिर्फ चुंबक का ही दवाखाना खोले हुए हैं। अब रही बात इनका पानी पीने की, यदि जिसको कैंसर का
उपचार करना है तो वह चुंबक का पानी दिन में 2-2 बार पी सकते हैं। इस तरह यदि चुंबक का इलाज किया गया तो आपकी कैंसर की गांठ आगे बढ़ने से रुक जाएगी और फिर उसका आपका जो इलाज चालू है वो भी चालू है, ये भी चालू है, तो दोनों इलाज की वजह से आप स्वस्थ हो सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि कैंसर यानी मौत है। कैंसर में से हजारों लोग बचे हैं और 15, 20, 25 साल से जिंदा भी है। हाँ, मन को स्वस्थ रखिए और तुरंत इलाज शुरू करिए। अभी हमने आपको बताया कि यदि पेट पे है या गर्भाशय में है तो इस मैग्नेट को इसके डबल यानी इससे डबल पावर वाले एक यानी ये एक हो गया, ऐसे 2 यानी कि 4 पीस चाहिए पेट के रोग के लिए। यदि पेट में कैंसर है तो यदि आपके लीवर के आजू बाजू है तो इसी मैग्नेट के बेल्ट बनते हैं। ताकत इतनी ही होती है लेकिन वो बिछे हुए होते हैं। जैसे कि ये बेल्ट है तो गले के रोग के लिए ये मैग्नेट होते हैं, इसमें प्लस माइनस बिछाए हुए होते हैं। ये 24 घंटा बांध के रखें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है और धीरे धीरे वो गले के जो जम्स है कैंसर के, इसको मारने का काम करते हैं। इसी तरह हर अंग के लिए अलग अलग मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। अब जीभ में कैंसर है तो वहाँ तो हम मैग्नेट या बेल्ट नहीं डाल सकते हैं, तब हमें मैग्नेट का पानी बड़ी मात्रा में यानी पावरफुल मैग्नेट वाटर बना के बार बार उसके कुल्ले करते रहने चाहिए और बाहर की साइड से इससे छोटे यानी इस प्रकार के मैग्नेट का उपयोग करना चाहिए। इससे मसाज करने चाहिए। इससे 2 पीस होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। यदि सही ढंग से आप एलोपैथ दवा करना ही नहीं चाहते या तो जब आपको बोला जाए कि अब आपका रोग मिटने वाला नहीं है तब आप संपूर्ण आयुर्वेद का उपचार कर सकते हैं, मैग्नेट का कर सकते हैं। और एक बात और कि नेचुरोपैथी जो है वो भी आयुर्वेद का एक अंग है, जो आगे की कड़ी में हमने आपको बताया कि नेचर से यदि आप तालमेल रखोगे तो बीमारी नहीं होगी। यानी नेचुरोपैथी यानी कुदरती तरीके से आपको आराम से जीना है, जैसे कुदरत ने बताया वैसे खाना खाना है। यानी पहले के ज़माने में मिर्च मसाले तेल नहीं था, शुद्ध घी, दूध, दही और रोटी। लगभग आज भी गांव में वही खाना छोटे छोटे गांव में होता है। तो आप हेल्दी खाना खाइए, मैग्नेट का उपयोग करिए या संपूर्ण मैग्नेट का उपचार करने वाले वैद्य की सलाह लीजिए और फिर आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब हमने चुंबक और आयुर्वेद दोनों के जरिए किस तरह से कैंसर में राहत हो जाती है या मिट जाता है उसके बारे में जाना। हम दोबारा बता दें, त्रिफला, गौमूत्र, शतावरी, अश्वगंधा, इनके उपयोग से आप अंदर की शक्ति को बढ़ाकर कैंसर का विरोध कर सकते हैं, यानी कि उसको बढ़ने से रोक सकते हैं और फिर उपचार के रूप में इसको बढ़ने से रोकने का काम चुंबक भी करता है। आप इस तरह से प्रयोग करें। आज की कड़ी में आपको नींद के बारे में बताती हूँ। नींद समय पर न लेने से आगे जाके आपको कितनी तकलीफ हो सकती है वह आप जानते नहीं हो। इसीलिए रात को जागते हो, दिन में सोते हो, कितना भी कारोबार हो। अब हम एक उदाहरण लें कारोबारियों का कि आपके पास करोड़ों का बंगला है, लाखों का पलंग है, एयर कंडीशन है,
और हजारों का गद्दा है, लेकिन अरबों रुपया देने पर भी जो नहीं खरीदी जाती वह नींद है। आप सोचेंगे कि नींद की ऐसी क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस तरह हमारा शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए हमें खाने की जरूरत है, और यदि सम विटामिन नहीं ले, कुछ कम ज़्यादा विटामिन आ जाए, एक ही विटामिन ज़्यादा खा ले, तो जैसे हमारे शरीर के अंग में विविध प्रकार के रोग शुरू होते हैं। अनिद्रा से भी, अनिद्रा का रोग नहीं, न सोने से क्या क्या गैरफायदे हो रहे वो मैं आपको बता रही हूँ पहले, बाद में उसके उपचार बताएंगे। अब कौन नहीं सो पाता सुख से? तो क्योंकि नींद बहुत कीमती चीज है। आप उसको खरीदते हैं, गोलियां खरीद के खाते हैं, व्यसन करते हैं, भांग, गांजा, दारू, और सोचते हैं कि ये 2 पेग ले लिया तो नींद आ जाएगी, लेकिन वह खरीदी हुई भाड़े की नींद है, परमानेंट नहीं है। और नींद हमारे दिमाग का भोजन है। जैसे शरीर को भोजन नहीं मिले तो धीरे धीरे वीक हो जाता है, बीमारियां पड़ती, उसी तरह यदि आपके मन को स्वस्थ रखना है तो पहले दिमाग को भोजन यानी कि निंद्रा जरूरी है। अब आप सोचेंगे निंद्रा क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे दिमागी काम के लिए यदि मन स्वस्थ है तो हम वह काम आसानी से कर सकते हैं। यदि आप सोएंगे नहीं तो दिन में आपको नींद आएगी, और आप यदि काम धंधा ऐसा करते हैं तो दोपहर आके सो जाएंगे। तो दिन में सोना शरीर के स्वास्थ्य के लिए नुकसान कारक है। हाँ, सबके लिए इसीलिए नहीं कि जो रात को ड्यूटी पे जाते हैं रात भर, वह दिन में यदि 4-6 घंटा नहीं सोए तो उसको नुकसान है। लेकिन जो रात को सोते हैं लेकिन नींद नहीं आती है, और जो दिन में सोते हैं, तो उनको कई रोग हो सकते हैं। जैसे मोटापा आ सकता है, डायबिटीज हो सकता है, पेट की बीमारियां हो सकती है, और सबसे बड़ा रोग है मानसिक रोग। मन वीक होने से मानसिक रोग भी हो सकता है। अब आप ही सोचिए, आप अरबों खरबों कमाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़ों से कपाट भरा है, लोकर में बहुत से गहने रखे हैं, लेकिन यदि आपका शरीर बीमार पड़ गया और आपने खटिया पकड़ ली, तो उन सब चीजें, उन सब पैसों का क्या आप उपयोग कर सकते हैं? तो जिसके लिए आप कमा रहे हैं वो सब आपको रोज पूछने आएंगे कि आप कैसे हो। इस युग में किसी को फुर्सत नहीं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। अब एक कहावत है कि किसको अच्छी नींद नहीं आती है, क्यों नहीं आती? तो प्राय 4 व्यक्ति को अच्छी नींद नहीं आती। वो 4 व्यक्ति है। एक तो अधिक धनवान, उसको अपने धन की इतनी चिंता होती है कि और बढ़ाऊं, और बढ़ाऊं, और बढ़ाऊं, और उनकी नींद पूरी नहीं होती है। सोते तो मसूर की तलाई में है, लेकिन नींद नहीं आती, आती है तो टूट जाती है विचारों की वजह से। दूसरी व्यक्ति है जिसने घर सजाने के लिए या कुटुंब के लिए, समाज को दिखाने के लिए कर्जा लिया है। तो जो कर्जा लिया हुआ व्यक्ति है उसको नींद नहीं बराबर आती। तीसरी व्यक्ति है खांसी के रोगी, वो कभी भी आराम की नींद नहीं सो सकते। और चौथी व्यक्ति है जिसको 2 पत्नी है, वो कभी भी सुख की चैन की नींद नहीं सो सकता। इसीलिए इन 4 कैटेगरी में से आपकी कैटेगरी क्या है वो आप खुद तय करो और उनमें से बाहर आने की कोशिश करो। अच्छी नींद नहीं आती है तो कितने रोग होते हैं आपको पता है। अब अच्छी नींद किसको बोलते हैं वो भी आप समझ लो कि आप थके हुए हैं और जैसे ही खाना खा के रात को अपने बिस्तर पर पड़े, चाहे वो बिस्तर चटाई हो, गद्दा हो या बहुत बढ़िया पलंग या एयर कंडीशन हो,
आप पढ़े उसी समय आपको शांति से सोना अच्छा लगे, नींद आ जाए, और कम से कम 4 से 8 घंटा नींद लेना जरूरी होता है। यदि उतना आप सो सकते हैं तो आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ का अर्थ सिर्फ शरीर नहीं, आपका मन भी स्वस्थ। अब मन अस्वस्थ क्यों है? वो 4 कारण तो हमने बताए। सबसे बहुत बड़ा कारण है असंतोष। जिसको अपने कामकाज से, अपने धन से या अपने परिवार से संतोष नहीं है, असंतोष की कोई सीमा नहीं होती, और तब उसको नींद नहीं आती है। अब नींद न आने से क्या आपको अधिक धन मिल जाएगा? तो सबसे पहले आप अपने मन पर कंट्रोल करना सीखो, तो आपको अच्छी नींद आएगी। उसके साथ साथ आयुर्वेद में अच्छी नींद के अच्छे उपचार भी बताए हैं कि आपको जिसकी साइड इफेक्ट है, ऐसी दवाइयाँ या व्यसन नहीं करना पड़े, वह दवाई है सबसे पहले मालिश। ब्राह्मी ऐसी चीज है जो आपके मन को, दिमाग को स्वास्थ्य प्रदान करती है। आप ब्राह्मी आंवला का तेल बनाकर उससे यदि दिमाग पर मालिश करते हैं तो आपको अच्छी नींद आएगी। यदि दिन भर थकावट है और नींद ना आती है तो पूरे शरीर को तेल का मालिश करना चाहिए। इसके बाद आपको दवाई की ज़रूरत लगे और आप अपने एलोपैथ दवा छोड़ना चाहे तो आयुर्वेद में 2 प्रख्यात दवा है। एक है ब्राह्मी घनवटी या तो स्पेशल ब्राह्मी वटी, और दूसरी है भृंगराज वटी। यदि ये गोलियां आप लेते रहें तो धीरे धीरे आपका दिमाग शांत, स्वस्थ और मजबूत बनेगा और आपको अपने आप नींद आ जाएगी। अब इसके साथ हम आपको चुंबक के बारे में भी बताएं कि चुंबक की जो टोपी है या तो बेल्ट है, वह यदि आप सर पर बांध के सो जाए तो आपको धीरे धीरे दवाई की आदत छूट जाएगी और आप शांति की नींद सो सकेंगे। अब जो बताए उनमें से एक तो दिन में नहीं सोना चाहिए, 8 घंटा नींद लेनी चाहिए। अब हम ये सोचे कि बड़े बड़े लोग हैं वो तो 2-4 घंटा ही सोते हैं, जैसे प्रधान है, उद्योगपति है, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहता होगा। तो हमने पढ़ा है नेपोलियन जब युद्ध करता था तो सतत वो घोड़े पर ही रहता था, लेकिन कहा जाता है कि वो घोड़े पर ही सो लेता था युद्ध में भी, क्योंकि बिना नींद आप युद्ध लड़ना जाओ तो आपको नींद न पूरी होने से चक्कर आ जाए तो सामने वाला आपको ही मार दे। दूसरे महाप्रतिभावान व्यक्ति अपने गांधी जी, वह जब अपनी कॉन्फ्रेंस में बैठते थे, बड़े बड़े लोगों से बात करते थे, और यदि मीटिंग अधिक समय तक चलती है ऐसा उसको लगता है तो सबको बोलते थे कि अब 10-15 मिनट आराम। अब आराम का मतलब वो गद्दा डाल के सो नहीं जाते थे, लेकिन तकिए के सहारे आंख मीच के मन को कंट्रोल करके शांति से वो आंख मीच के बैठे रहते, कोई काम नहीं करो। तो आपके पास बहुत काम है, आप उद्योगपति है या बहुत बड़ा बिजनेस है या बहुत बड़ा वक्ता है आप या प्रधान है कि टाइम नहीं है, तो बीच बीच में आप 15 से 20 मिनट आंख मीच के कुछ न सोच के मन को खुराक दिया करें। यदि इस तरह आप मन को खुराक देते रहे तो आपका मन स्वस्थ रहेगा। आप जो भी काम करना चाहते हैं वो बहुत आसानी से हो सकेगा और आप निरोगी रहेंगे। डायबिटीज भी इससे हो सकता है। तो निरोगी रहने के लिए नींद की बहुत ज़रूरत है और आप भी इस तरह नींद का जी भर के आनंद लीजिए
और नींद आराम से आए इस तरह का जीवन बनाइए। यही नींद के बारे में जानकारी है। बाकी हमारी कामना है आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और अगली कड़ी में मिलते रहिए। नमस्ते।